Hello बच्चों, let's read the question. The question is natural light falls at the Brewster angle on the surface of glass. Using the Fresnel equations, find the reflection coefficient. Fresnel equations यूज करते हुए हमें reflection coefficient जो है वो कैलकुलेट करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रूस्टर एंगल के बारे में. जब किसी भी सरफेस पर हम नेचुरल लाइट है मतलब वो अनपोलराइज लाइट है, ठीक है. और अनपोलराइज लाइट का मतलब है कि उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर या किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है. रैंडम मोशन हो रहा है, इस तरह से कोई वेव जो है इस तरह से इस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है. अब ये वेव इंसिडेंट हुई है, ठीक है, और ये अनपोलराइज लाइट है और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. इस तरह से वेव आई, ठीक है, इसमें इस तरह से क्या थे, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन हो रहे थे. जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आएगी तो देखो एक तो इसका पार्ट ये नॉर्मल हो गया हमारा, नॉर्मल को थोड़ा सा इस तरह से बनाते हैं. तो कुछ पार्ट तो इसका क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो तो क्या हो जाएगा, पोलराइज लाइट हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस ऑफ ग्लास है वो पोलराइजर की तरह बिहेव करेगी. और हमारा ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट जो होगा इसमें सारे एक ही वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में ही होगा उनका, इस तरह से, ठीक है. ये हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई. और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगी वो हमारी क्या होगी, पोलराइज लाइट होगी. और ये हमारी नेचुरल लाइट आ रही है, इंसिडेंट हुई है, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा आई, ठीक है. और कुछ पार्ट इसका जो हो जाएगा और ये जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से. और रिफ्लेक्ट वाला पार्ट जो है वो अनपोलराइज्ड ही रहेगा इस तरह से, ठीक है. ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड पार्ट हो गया. अब अगर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस एंगल को उस टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमारा ब्रूस्टर एंगल होता है. इसको हम आई पी या आई बी कह सकते हैं, ठीक है. क्योंकि ये वाला जो एंगल हो गया हमारे पास थीटा पी, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रूस्टर एंगल. ये वाला जो हो जाएगा मेरे पास ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा दोनों के बीच में एंगल, ये वाला. ये इसकी n1 है, इसका म्यू टू n2 है, ठीक है. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिख दिया दोनों मीडियम के, इसका n1 है इसका n2 है. इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. ये थीटा 2 हो जाएगा आपका ये वाला एंगल, ठीक है. और ये आई तो हो ही गया, जिस जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आई पी के बराबर हो जाएगा. तो जब रिफ्लेक्टेड बीम और रिफ्रैक्टेड बीम दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उस टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो हमारा ब्रूस्टर एंगल होता है, ठीक है. एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में. दूसरा फ्रेनल इक्वेशन. फ्रेनल ने जो अपनी इक्वेशंस दी थी वो उसने किस लिए दी थी, वो फ्रेनल इक्वेशंस जो हैं वो दिखाती हैं, फ्रेनल इक्वेशन इनसे हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली फ्रेनल कोएफिशिएंट. और ये डिस्क्राइब करती है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन लाइट, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ लाइट के बारे में बताती है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बेसिकली, ठीक है. जब कोई इंटरफेस पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये जो होती है वो डिस्क्राइब करती है रिफ्लेक्शन को और ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को. तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, फ्रेनल इक्वेशन, तो फ्रेनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो इंटेंसिटी हो जाएगी परपेंडिकुलर वाले केस में वो हो जाएगी आई परपेंडिकुलर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है. ये वाली फ्रेनल इक्वेशन हमारे पास आ गई है एट ब्रूस्टर एंगल, ठीक है. अगर एंगल ब्रूस्टर बन रहा है तो ब्रूस्टर एंगल पर हमारी जो फ्रेनल इक्वेशन बनेगी वो ये आएगी. और अगर पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल के केस में इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अब मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा आई डैश फॉर परपेंडिकुलर है वो मेरा किसके बराबर होगा, आई परपेंडिकुलर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2, जिसको मैं किसके बराबर लिख सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू हाफ आई इंटेंसिटी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 का स्क्वायर, ठीक है. ये मैंने लिख दिया है. अब हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि जो मेरा टेन थीटा आता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है कि जो मेरा n1 साइन आई जो होता है विच इज साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2 के बराबर आएगा.
तो यहाँ से एक तो n1 की जो एयर है वहां पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो स्नेल्स लॉ से जो n की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें मिल जाती है tan थीटा 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन थीटा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से हम कॉस थीटा 1 भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि साइन थीटा 2 जो है वो कॉस थीटा 1 के क्या है, बराबर है। ठीक है, ये वैल्यू हमने निकाल दी है। और कॉस थीटा 2 जो है वो साइन थीटा 1 के बराबर है। तो अब मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं फ्रेनल्स इक्वेशन में, तो मेरा जो आई डैश है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, हाफ आई, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी विच इज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा हाफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 और उसका स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा और ये हाफ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ये पुट की है और आई हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो आई से आई यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो रो की वैल्यू अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे सबकी। ठीक है, वैल्यूज पुट करके जो रो की वैल्यू आती है वो हमारे पास आती है, क्योंकि एन हमको जो लगना है ग्लास के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.5 होता है। एन की जगह हम 1.5 रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू हमें पास मिलती है 0.074। ये मेरे पास क्या आ गया, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।